पुष्पा के पहले भाग में एसपी भंवर सिंह शेखावत को पुष्पा से मुंह की खानी पड़ी थी, जिसके बाद उसने एक कसम खा ली थी कि वो पुष्पा से बदला लेकर ही रहेगा। पुष्पा अब चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले सिंडिकेट का एक शक्तिशाली बॉस बन चुका था। शेखावत पुष्पा से बदला लेने की फिराक से चुपके से उसके मजदूरों के बीच शामिल होकर पुष्पा की चंदन की लकड़ी का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट और उसके सारे आदमियों को पकड़ लेता है। इस बात का पता चलते ही पुष्पा पुलिस स्टेशन पहुंचकर इंस्पेक्टर को उसके सारे आदमियों को छोड़ने की बात कहता है, लेकिन इंस्पेक्टर उससे कहता है कि ऐसा करने पर उसकी नौकरी चली जाएगी। पुष्पा पुलिस स्टेशन में मौजूद सारे पुलिस वालों को उनकी पूरी नौकरी की बराबरी की कमाई एक साथ दे देता है और उन्हें रिटायर हो जाने के लिए कहता है, जिसके बदले वो अपने सारे आदमियों को आजाद करवा कर ले जाता है। शेखावत ने बड़ी मुश्किल से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, लेकिन इस बार भी वो पुष्पा को हरा नहीं पाया था। जैसे कि पुष्पा एक बहुत शक्तिशाली आदमी बन चुका था, उसका अब पॉलिटिक्स के लोगों के साथ उठना बैठना था। एमपी सिद्धप्पा नायडू से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिसके साथ मिलकर वो आंध्र प्रदेश के सीएम नरसिम्हा रेड्डी के पार्टी फंड में पैसों की मदद करता था। अपनी बीवी श्रीवल्ली के कहने पर जब वो सीएम नरसिम्हा के साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा जाहिर करता है, वो उसे सबके सामने ये कहकर बेइज्जत कर देता है कि पैरों की जूती कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे हाथों में पहनकर थोड़ी ना घूम सकते हैं, और जो आदमी अपनी बीवी की बात सुनता हो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पुष्पा कुछ नहीं कहता और बाहर जाकर बैठ जाता है। कुछ समय बाद सिद्धप्पा जब बाहर आता है, वो पुष्पा को पूछता है, तुझे सीएम की बात का बुरा तो नहीं लगाना? पुष्पा कहता है, मैं समझता हूं वो सीएम है, मुझ जैसे तस्कर के साथ क्यों फोटो खिंचवाएगा? कल को तू भी सीएम बन गया तो तू भी मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाएगा। सिद्धप्पा कहता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो जरूर खिंचवाऊंगा। ये बात सुन पुष्पा कहता है, तो ठीक है बन जा सीएम। सिद्धप्पा हंसते हुए कहता है, अरे पागल है क्या, बहुत पैसा लगता है सीएम बनने में, कम से कम 100 करोड़ रुपए। पुष्पा कहता है, ठीक है 500 करोड़ काफी रहेगा तेरे को सीएम बनने को। सिद्धप्पा पुष्पा की बात सुन हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, तू इतने पैसे लाएगा कहां से पुष्पा? पुष्पा कहता है, तुम उसकी फिक्र छोड़ दो और दिल्ली जाकर सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी से बात करो। जाते जाते पुष्पा कहता है, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि उस सीएम ने मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाई, लेकिन मुझे इस बात का गुस्सा है कि उसने मेरी श्रीवल्ली के बारे में बात की। अब मैं पूरी दुनिया को दिखाएगा कि बीवी की बात सुनने वाला कितना आगे जाता है। अगले ही दिन सिद्धप्पा प्रताप रेड्डी के पास पहुंच जाता है और उसे सीएम बनने की बात कहता है, लेकिन प्रताप रेड्डी ये कहते हुए उसे मना कर देता है कि वो सिद्धप्पा को बहुत सालों से जानता है, उसमें सीएम बनने का दम नहीं, जरूर उसके पीछे कोई है जो वो ये बात कर रहा है। तभी प्रताप रेड्डी को उसके भाई सुब्बा का फोन आता है, जो उसकी बात पुष्पा से करवाता है। उसी पल प्रताप रेड्डी के ऑफिस में पुष्पा के आदमी एक सोफे के अंदर 25 करोड़ रुपए लेकर पहुंचते हैं। पुष्पा प्रताप रेड्डी को कहता है कि किसी भी हाल में सिद्धप्पा सीएम बनना चाहिए। प्रताप रेड्डी पैसों को देख पुष्पा की बात को टाल नहीं पाता। इसके बाद पुष्पा पैसों का इंतजाम करने के लिए इंटरनेशनल बायर हामिद के पास पहुंचता है। हामिद पुष्पा को कहता है, मैं छोटे मोटे सौदे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, 100-200 टन चंदन की लकड़ी मैं यूं फोन करके मंगवा सकता हूँ, फिर मैं तेरे साथ क्यों सौदा करूँ? पुष्पा हामिद को कहता है, अच्छा ठीक है 100-200 टन छोड़ो, तुम 10 टन लकड़ी अर्जेंट ऑर्डर करो। हामिद इंडिया में अपने अलग अलग कॉन्टैक्ट्स को फोन कर 10 टन लकड़ी अर्जेंट भेजने को कहता है, लेकिन हर बार ये कॉन्टैक्ट्स हामिद के ऑर्डर के लिए पुष्पा को ही फोन करते हैं। हामिद पुष्पा से इंप्रेस हो जाता है और उसके साथ 2000 टन चंदन की लकड़ी का सौदा 5000 करोड़ रुपए में कर लेता है। उधर दक्षयानी, जिसके भाई को पुष्पा ने मारा था और उसके पति मंगलम को सिंडिकेट की कुर्सी से हटाकर खुद उसका बॉस बन गया था, पुष्पा से बदला लेने के लिए शेखावत से हाथ मिला लेती है। वो शेखावत को बताती है कि पुष्पा कोई बहुत बड़ा सौदा कर रहा है, जिसके लिए वो हर जगह से चंदन की लकड़ी इकट्ठी कर रहा है। कोई नहीं जानता ये माल कहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। वो शेखावत को कहती है वो जानती है कि पुष्पा का पार्टनर विच्चा रेड्डी उसके इलाके से कहां से माल लेकर जाता है। तुम उसे पकड़ो और उसे खूब डराओ ताकि पुष्पा के सारे पार्टनर्स डर जाएं। उसके बाद मेरा पति मंगलम आगे का खेल संभाल लेगा। शेखावत विच्चा रेड्डी को माल समेत पकड़ लेता है और उसके मना करने पर भी पूरे माल को आग लगा देता है और उसे भी मार डालता है। उसी पल दक्षयानी और उसका पति भी वहां पहुंचते हैं, जो शेखावत को कहने लगते हैं कि इसे मार क्यों दिया, इसे बस डराना था। शेखावत कहता है इसे डराने पर सिर्फ एक अकेला यही डर था, अब पुष्पा के सारे पार्टनर्स डरेंगे। विच्चा रेड्डी के अंतिम संस्कार पर दक्षयानी और उसका पति सभी को बताते हैं कि विच्चा को शेखावत ने मारा है, और ठीक शेखावत के कहे मुताबिक पुष्पा के सभी पार्टनर्स को अपनी जान की चिंता होने लगती है। ये सभी सिद्धप्पा पर जोर डालने लगते हैं कि वो पुष्पा और शेखावत के बीच सुलह करवाएं। सिद्धप्पा शेखावत के पास पहुंचते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, उस दिन तुम दोनों ही तो थे,
पुष्पा के अलावा किसी ने तुम्हें नहीं देखा। क्या तुम इतनी छोटी सी बात के लिए पुष्पा के पीछे पड़े हुए हो? मैं उसे कहकर 10 करोड़ तुम्हारे लिए भिजवाता हूं। खत्म करो तुम दोनों आपस में अपना झगड़ा। शेखावत सभी को अपने ऑफिस से बाहर भेजता है और फिर सिद्धप्पा को कहता है, चलो मंत्री जी अपनी शर्ट उतारो। सिद्धप्पा कहते हैं, क्या बोल रहे हैं बे? शेखावत फिर कहता है, अच्छा चलो अपना पजामा ही उतार दो। सिद्धप्पा फिर कहते हैं, अबे अपनी औकात भूल रहा है तू शेखावत। शेखावत कहता है, क्या हुआ मंत्री जी, इतना गुस्सा क्यों आ गया? इस कमरे में हम दो ही तो हैं, फिर कपड़े उतारने में कैसी शर्म? उस पुष्पा ने मेरे सारे कपड़े उतरवा दिए और आप कह रहे हो 10 करोड़ रुपए लेकर भूल जाऊं? एक हाई क्लास धंधे वाली भी 1 लाख रुपए में अपने कपड़े उतार देती है। इसका मतलब मैं तो सबसे बड़ा धंधे वाली हुआ ना। तभी सिद्धप्पा खड़े होते हैं और ऑफिस का दरवाजा बंद कर अपने कमीज और पजामा उतार देते हैं और कहते हैं, ले मैंने उतार दिए अपने कपड़े। मैं पॉलिटिक्स में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पहुंचा हूं। ध्यान से सुन शेखावत, तुम दोनों ही इस धंधे के लिए बहुत जरूरी हो। मैं तुम दोनों की लड़ाई के चक्कर में इस धंधे को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं पुष्पा को तुझसे माफी मांगने के लिए बोल दूंगा, ठीक है? ये बात सुन शेखावत कहता है, क्या वो सच में मुझसे माफी मांगेगा? सिद्धप्पा कहता है, हाँ, मैंने ही उसे एक मजदूर से इस सिंडिकेट का बॉस बनाया है। वो मेरे लिए जान भी दे सकता है। शेखावत कहता है, ठीक है, एक बड़ी पार्टी का इंतजाम करो और अगर इस पार्टी में आकर पुष्पा ने मुझसे माफी मांग ली तो सब सेटल। एक बड़ी पार्टी का इंतजाम कर दिया जाता है जहां पुष्पा के सारे पार्टनर्स और कई सारे नामी गिरामी लोग पहुंचते हैं। शेखावत पार्टी में पहुंच जाता है और उसके पुष्पा के बारे में पूछने पर सिद्धप्पा कहते हैं कि उन्होंने जक्का रेड्डी को उसे लाने के लिए भेजा है। उधर पुष्पा शराब के नशे में धुत होता है। सिंडिकेट का उसका पार्टनर जक्का रेड्डी उसे समझाता है कि शेखावत और तेरी लड़ाई के चक्कर में हमारा एक पार्टनर मारा गया। इस कारण हमारे ग्रुप के बाकी पार्टनर्स दक्षयानी के पति मंगलम को सपोर्ट करने लगे हैं। सिद्धप्पा जी की बात मान पुष्पा और उस पुलिस वाले से माफी मांग ले। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो सिंडिकेट जो भी फैसला लेगा मुझे उसे मजबूरन मानना ही होगा। इसके बाद पुष्पा पार्टी में पहुंच जाता है और न चाहते हुए भी शेखावत से माफी मांग लेता है। ये बात सुन शेखावत खुशी से पागल हो जाता है। पुष्पा इसके तुरंत बाद पार्टी से निकल जाता है। करीबन पार्टी से 5 किलोमीटर दूर आने के बाद पुष्पा अपने आदमी केशव को कहता है, मुझ पर पार्टी के सभी लोग हंस रहे होंगे है ना? केशव कहता है, नहीं भाई, हंसेंगे क्यों? बाकियों का तो पता नहीं, दक्षयानी और उसका पति तो शौक हो गए आपको माफी मांगता देख। तभी पुष्पा कहता है, तू शौक नहीं हुआ मुझे माफी मांगता देख, है ना? तुझसे अच्छे तो दक्षयानी और उसका पति है जो ये मानते थे कि मैं कभी झुकूंगा नहीं, और तू भी तो मेरी यही अकड़ देख नहीं आया था मेरे साथ, बोल। केशव कहता है, हाँ भाई, लगा तो मुझे भी नहीं था कि आप माफी मांगोगे। पुष्पा फिर केशव और श्रीवल्ली को कहता है, तुम दोनों को मैं अब एक नंबर का चोमू लग रहा हूँ, है ना? ये दोनों मना करते हैं। पुष्पा फिर शीशे में अपनी शक्ल देख कहता है, मेरे को भी मैं एक नंबर का चोमू लग रहा हूँ और मैं ऐसी जिंदगी कभी नहीं जीऊंगा। उसी पल पुष्पा गाड़ी का हैंड ब्रेक खींच गाड़ी को मोड़ देता है, जिसके बाद केशव और श्रीवल्ली को वहीं छोड़ वो वापस पार्टी की तरफ चला जाता है। केशव हंसते हुए कहता है, मैं पहले ही जानता था कि भाई वापस जरूर जाएंगे। उधर शेखावत खुशी खुशी पार्टी से जाते हुए सिद्धप्पा को कहता है, मंत्री जी अब सब सेटल हो गया, कल आप मेरे ऑफिस आ जाइए, कमीशन की बात कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है उसे पीछे से तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी की आवाज आती है। अगले ही पल पुष्पा अपनी गाड़ी से शेखावत की गाड़ी को टक्कर मारता है। गाड़ी के टकराने की आवाज सुन सिद्धप्पा बाहर आते हैं और देखते हैं कि शेखावत और उसकी गाड़ी स्विमिंग पूल में गिरी पड़ी है और पुष्पा स्विमिंग पूल में पेशाब कर रहा है। ये मंजर देख उनके होश उड़ जाते हैं। सिद्धप्पा तुरंत पुलिस वालों को शेखावत को पूल से बाहर निकालने को कहते हैं। पूल से बाहर निकलते हुए शेखावत पुष्पा को लगातार देखता रहता है। पुलिस वाले तुरंत शेखावत के कपड़े बदलने लगते हैं। पुष्पा सिद्धप्पा और अपने पार्टनर्स को कहता है, सिंडिकेट के बॉस को बदलने की बात कौन किया रे? मंगलम से पंगा लेने की तुम में से किसी की हिम्मत नहीं थी, तब मैंने इसके घर में घुसकर इसे सबक सिखाया था। मैं अपने बलबूते पर इस सिंडिकेट का बॉस बना हूं, किसी की खैरात लेकर नहीं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? वाइल्ड फ्लावर है मैं, वाइल्ड फ्लावर। इतनी देर से चुपचाप बैठा शेखावत अपनी गन से पुष्पा को गोली मारने लगता है, जिसे उसके साथ खड़े पुलिस वाले रोक लेते हैं। पुष्पा भी अपनी गन से शेखावत को गोली मारने लगता है, जिसे सिद्धप्पा और जक्का रेड्डी रोक लेते हैं। तभी जक्का रेड्डी उसे कहते हैं, पुष्पा ऐसा मत कर, अगर तू मर गया तो हमारे इस सिंडिकेट का क्या होगा? तेरे पास हमारा करोड़ों का माल पड़ा है। ये बात सुन शेखावत हंसते हुए कहता है, मैं तेरे इस करोड़ों के माल को अब पकड़कर ही रहूंगा, पूरे इलाके में अपना चक्रव्यूह फैला दूंगा। एक बार तेरा ये माल खत्म तो तू भी खत्म। ये बात सुन पुष्पा कहता है, ये की ना तूने मर्दों वाली बात, तो मैं भी तुझे चैलेंज देता हूं, अगले सोमवार को 2000 टन माल चेन्नई बॉर्डर पार करेगा।
दम है तो रोक के दिखा। अगर एक भी लकड़ा तूने पकड़ लिया ना, मैं खुद इस सिंडिकेट को छोड़ देगा और कुल्हाड़ी उठा के मजदूरी करेगा। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठने से पहले शीशे में देख कहता है, अब दिख रहा है ना मैं जैसा दिखना चाहिए, मैं हरगिज झुकेगा नहीं साला। इसके बाद शेखावत चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर देता है और खुद भी पुलिस वालों के साथ एक पुल पर तैनात हो जाता है। लेकिन उन्हें कहीं से भी पुष्पा के माल के बारे में पता नहीं चल रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि नदी जिसमें हर समय पानी रहता था वो बिल्कुल सूखी हुई है। वो समझ जाता है कि पुष्पा सूखी नदी के रास्ते अपने माल को निकलवा रहा है। यह बिल्कुल सच था। सारे ट्रक नदी के रास्ते चंदन की लकड़ी लेकर चेन्नई बॉर्डर पार करने के लिए मतलकुंडा वाले रास्ते की तरफ जा रहे थे। शेखावत तुरंत अपनी और बाकी की दोनों टीम्स को नदी की तरफ जाने के लिए कहता है और खुद मतलकुंडा की तरफ निकल पड़ता है। पुलिस वाले सड़क के जरिए पुष्पा के ट्रकों का पीछा करने लगते हैं। केशव तुरंत पुष्पा को यह बात बताता है। पुष्पा तुरंत फोन करता है और अगले ही पल उसके आदमी ट्रक और हाथियों के जरिए पुलिस की दो टीमों का रास्ता रोक देते हैं। लेकिन शेखावत की एक टीम सूखी नदी के रास्ते ट्रक्स का पीछा करने लगती है। केशव फिर से पुष्पा को इस बात की खबर दे देता है। पुष्पा डैम के इंजीनियर को फोन कर नदी में थोड़ा पानी छोड़ने के लिए कहता है। इंजीनियर वैसा ही करता है और अगले ही पल डैम से पानी नदी में जाने लगता है, जिसके कारण पुलिस की सारी गाड़ियां इस पानी में फंस जाती हैं। लेकिन इस पानी से ट्रक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तेजी से मतलकुंडा की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर शेखावत की गाड़ी भी पानी में फंस जाती है। वो पैदल ही मतलकुंडा की तरफ दौड़ पड़ता है और पहाड़ की चोटी से देखता है कि पुष्पा के सारे ट्रक्स नदी से अब पक्के रास्ते पर जा रहे होते हैं, जहां से अब वो चेन्नई बॉर्डर को पार करने वाले थे। उसी पर शेखावत को बहुत सारी बैलगाड़ियां भी चेन्नई बॉर्डर की तरफ जाती हुई दिखती हैं। वो तुरंत इनके पास पहुंचकर इन्हें रुकवाता है। उधर पुष्पा के आदमी खुश होकर ट्रक्स लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें सामने शेखावत बैलगाड़ियों से रास्ता रोके खड़ा दिखता है। पुष्पा को भी ये बात पता चल जाती है। वो अपने सारे आदमियों को कहता है कि मुझे माल की कोई चिंता नहीं है, तुम लोग बचने चाहिए, छोड़ दो सारे ट्रक और वहां से निकल जाओ। उसके आदमी वैसा ही करते हैं और शेखावत सारा माल पकड़ लेता है। अगले दिन शेखावत, दक्षयानी और मंगलम बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने पुष्पा का सारा माल पकड़ लिया। शेखावत खुश होकर बाहर मीडिया को इंटरव्यू देने चला जाता है और दक्षयानी अपने आदमी को कहती है कि सिद्धप्पा को फोन लगा और उसे कहे कि मंगलम को अब दोबारा से सिंडिकेट का बॉस बना दे। लेकिन तभी मंगलम कहता है, रुको, कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल एक पुलिस वाला बाहर पहुंचता है और शेखावत को तुरंत अंदर चलने के लिए कहता है। अंदर पहुंच शेखावत को मंगलम बताता है कि ये माल चंदन की लकड़ी का नहीं, ये सैंड्रा नाम की लकड़ी का है जो बाहर से चंदन की तरह दिखती है। शेखावत ये बात सुन दंग रह जाता है। तभी मंगलम का आदमी उसे बताता है कि पुष्पा का सारा माल चेन्नई बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। उसी पर शेखावत को उन बैलगाड़ियों का ध्यान आता है। असल में जिन बैलगाड़ियों की मदद से शेखावत ने पुष्पा का माल पकड़ा था, वो सारी बैलगाड़ियां चंदन की लकड़ियों की बनी हुई थी, जो कब की शेखावत की पकड़ से दूर जा चुकी थी। शेखावत फिर भी हार नहीं मानता और कहता है, ठीक है, भले ही उसका माल चेन्नई बॉर्डर पार कर गया हो, मैं उसके माल को इंडिया के बॉर्डर को पार करने से पहले पकड़ लूंगा। माल को सुरक्षित चेन्नई बॉर्डर से बाहर निकालने की खुशी में पुष्पा अपने परिवार के साथ काली मां के मंदिर में पूजा करने पहुंचता है। पूजा के दौरान अचानक श्रीवल्ली को चक्कर आ जाता है और पुष्पा को यह खुशखबरी मिलती है कि वो बाप बनने वाला है। सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। अगले ही पल पुष्पा एक औरत की तरह तैयार होकर पागलों की तरह नाचने लगता है, जैसे उसे माता आ गई हो। काली मां की पूजा अर्चना करते हुए वो अंगारों पर चलने लगता है। श्रीवल्ली उसे होश में लाती है और उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो कहता है, माँ के मंदिर में इस तरह से नाचने पर हर मनोकामना पूरी हो जाती है। श्रीवल्ली कहती है, पुष्पा, तुम्हारी ऐसी क्या मनोकामना है जो पूरी नहीं हुई? तुम जो बोलो वो हो जाता है। इस पर पुष्पा कहता है, मैंने माँ से बेटी मांगी है श्रीवल्ली, बेटा हुआ तो मुझ जैसा मजदूर उसे किस खानदान का नाम देगा? कम से कम बेटी हुई तो शादी के बाद उसे अच्छे खानदान का नाम तो मिलेगा। पुष्पा की बातों को सुन श्रीवल्ली भी भावुक हो जाती है और पुष्पा के मूड को ठीक करने के लिए वो उसके साथ खुशी से नाचने लगती है। उधर कुछ लड़के औरतों के भेष में लड़कियों को छेड़ने लगते हैं और एक आदमी पुष्पा के सौतेले बड़े भाई मुलेट्टी मोहनराज की बेटी कावेरी की साड़ी खोलने की कोशिश करने लगता है। उसी पल पुष्पा वहां पहुंचकर उसकी इज्जत बचा लेता है और उस आदमी के साथ साथ उसके सारे दोस्तों को बुरी तरह से पीट पीट कर सबक सिखाता है। लेकिन मोहनराज पुष्पा को धन्यवाद करने की बजाय कहता है कि अपना ही नाटक बंद करे, तो चाहे जो कुछ भी कर ले रहेगा एक नाजायज है, तो कभी भी हम जैसे बड़े मोलेट्टी खानदान वालों की बराबरी नहीं कर सकता। इस बात को सुन पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती है। लेकिन श्रीवल्ली खुद को रोक नहीं पाती और कहती है कि तेरी बेटी क्या? पुष्पा हर बेटी की इज्जत बचाने के लिए हमेशा तैयार है और उसे किसी खानदान के नाम की जरूरत नहीं।
इसके बाद गांव के सभी लोग उन गुंडों को आधा गंजा करके जूतों की माला पहनाकर गधों पर बैठाकर मंदिर से बाहर करते हैं। उधर शेखावत, दक्षयानी और मंगलम सीएम नरसिम्हा रेड्डी के पास पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि सिद्धप्पा, पुष्पा साथ मिलकर उसकी कुर्सी छीनने का प्लान बना रहे हैं। शेखावत कहता है पुष्पा अपना माल जक्का रेड्डी की देखरेख में तमिलनाडु से श्रीलंका भेज रहा है। उसे तमिलनाडु पुलिस की मदद चाहिए उसके माल को पकड़ने के लिए। आप तमिलनाडु सीएम से इस बारे में बात कीजिए। और कुछ ही समय में शेखावत तमिलनाडु पुलिस के साथ रंगापेट्टा बंदरगाह पहुंच जाता है। सारे पुलिस वाले बंदरगाह पर मौजूद बोट्स की छानबीन करने लगते हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी पुष्पा का माल नहीं मिलता। तभी शेखावत पानी में कूद जाता है और देखता है कि पुष्पा का सारा माल बोट्स के नीचे रस्सियों से बंधा हुआ था। उसी पल पुष्पा का आदमी सभी को इशारा कर देता है। सारे बोट्स के ड्राइवर तुरंत अपनी बोट्स लेकर वहां से निकलने लगते हैं। शेखावत भी तुरंत बाहर आता है और इन बोट्स का पीछा करने लगता है, लेकिन सारे बोट्स माल लेकर श्रीलंका बॉर्डर के पार चले जाते हैं। पुष्पा की सारी बोट्स मछुआरों की थी जिनके पास बॉर्डर पार करने का परमिट था, जबकि शेखावत के पास परमिट न होने के कारण श्रीलंका के कोस्ट गार्ड वाले उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। वो आगे नहीं बढ़ पाता। शेखावत अपनी दूरबीन से देखता है कि पुष्पा उसकी तरफ कभी झुकेगा नहीं का इशारा कर रहा था। कुछ ही समय में 5,000 करोड़ रुपए पुष्पा के पास पहुंच जाते हैं, जिनकी मदद से वो और सिद्धप्पा सारे एमएलए को खरीद लेते हैं और सिद्धप्पा सीएम बन जाता है। अपने वादे के मुताबिक सिद्धप्पा पुष्पा के घर खाना खाने पहुंचता है और उसके साथ फोटो भी लेता है। पुष्पा के घर पहुंचकर वो श्रीवल्ली को खुश होते हुए ये भी कहता है कि आज अगर वो सीएम बना है तो सिर्फ उसकी वजह से। अगर उसने पुष्पा को फोटो लेने को ना कहा होता तो आज वो सीएम भी ना होता। श्रीवल्ली चौंक पड़ती है और पुष्पा को कहती है कि उसने तो बस ऐसे ही फोटो लेने के लिए कहा था। पुष्पा कहता है कि श्रीवल्ली, तुम पत्नी लोग कभी कभी कुछ मांगती हो और पत्नी की मांग पूरी करने का फर्ज तो पति का बनता ही है ना। अगले दिन अचानक सुबह सुबह ही मोहन की पत्नी पुष्पा के घर पहुंचती है और सबको बताती है कि काली माता के मंदिर में जिस गुंडे ने कावेरी को छेड़ा था उसने उसे किडनैप कर लिया है और 2 करोड़ की मांग कर रहा है। पुष्पा अपने सारे आदमियों को कहता है कि पूरा चित्तौड़ जिला सील कर दो। इन आदमियों को ढूंढो जिन्होंने कावेरी को उठाया है। जब तक वो नहीं मिलेगी चित्तौड़ से कोई बाहर नहीं जाएगा। पुष्पा के हुक्म पर पूरा चित्तौड़ जिला सील हो जाता है। उधर प्रताप रेड्डी अचानक सिद्धप्पा के पास पहुंचता है, जिससे सिद्धप्पा को पता चलता है कि कावेरी को उठाने वाला आदमी उसका अपना भतीजा बुग्गा रेड्डी है। सिद्धप्पा तुरंत पुष्पा को फोन करता है और उसे कहता है कि इस मैटर में वो हाथ न डाले। वैसे भी वो मोहन उसे अपना भाई नहीं मानता, तो वो क्यों उसकी बेटी को बचाने के पीछे पड़ा है। पुष्पा कहता है वो मुझे भाई माने न माने, लेकिन कावेरी तो मुझे अपना चाचा मानती है ना। तुम चुपचाप उस प्रताप रेड्डी को बोलो कि कावेरी को सही सलामत घर पहुंचा दे। सिद्धप्पा कहता है ए पुष्पा, तेरा दिमाग तो ठीक है जो तू प्रताप रेड्डी जैसे बड़े आदमी से पंगा लेने का सोच रहा है। प्रताप रेड्डी ने सिर से हाथ हटा लिया तो तू क्या और मैं क्या। पुष्पा कहता है ऐसा है क्या? अगर प्रताप रेड्डी से पंगा लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? सिद्धप्पा कहता है हाँ, मैं इसलिए तेरे को कह रहा हूं इस मैटर से दूर रहे। चल मैं अब फोन रखता हूं। लेकिन सिद्धप्पा जैसे ही फोन रखने लगता है तभी पुष्पा गुस्से में आग बबूला होकर कहता है सालो, लड़की की इज्जत न करने वालों, भाड़ में गया तू, भाड़ में गया प्रताप रेड्डी और उसका सारा खानदान। और वो फोन काट देता है। सिद्धप्पा प्रताप रेड्डी को कहता है अब पुष्पा को रोकना नामुमकिन है। आप तुरंत बुग्गा के पिता सुब्बा को बोल के उसे किसी सुरक्षित जगह छिपा दीजिए, वरना वो पुष्पा उसे मार डालेगा। सुब्बा अपने भाई प्रताप के फोन आते ही बुग्गा को लेने निकल पड़ता है। उधर अचानक पुष्पा को बुग्गा का फोन आता है जो फिरौती की रकम 10 करोड़ कर देता है और पुष्पा को कहता है कि अकेले आकर पैसा दो और लड़की को ले जाओ। जाने से पहले श्रीवल्ली पुष्पा की आरती उतारती है और उसे कहती है अगर उन्होंने कावेरी के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें कहती हूँ सबको मार डालना। पुष्पा तुरंत हेलीकॉप्टर में पैसे लेकर बुग्गा के अड्डे की तरफ निकल पड़ता है। कुछ ही समय में पुष्पा बुग्गा के अड्डे पर पहुंच जाता है और उस पर अपनी बंदूक तान कर कहता है लड़की की तरह। बुग्गा कहता है बंदूक नीचे कर पुष्पा, अगर तूने मुझे कुछ किया तो वो लड़की भी मारी जाएगी। पुष्पा अपनी बंदूक फेंक देता है और कहता है प्रताप रेड्डी के भतीजे को पैसों की कमी तो नहीं होगी, बोल तुझे क्या चाहिए। बुग्गा और उसके आदमी कहते हैं जो बेइज्जती तूने हमारी उस दिन की उसका क्या, जिस तरह तूने हमें मारा था आज हम तुझे मारेंगे, उसके बाद तू ले जाना लड़की को। जिसके बाद बुग्गा के आदमी पुष्पा पर हाथ उठाने लगते हैं। पुष्पा चुपचाप उनकी मार खाने लगता है। तभी एक आदमी कहता है अरे बुग्गा भाई, कुछ अलग अलग सा लग रहा है ये। उस दिन मंदिर में जिस तरह इसने औरतों की तरह कपड़े पहने थे वैसे ही कपड़े इसे पहनाते हैं, तब आएगा इसको मारने का मजा। बुग्गा अपने आदमियों को काली माँ की मूर्ति से कपड़े उतारकर पुष्पा को पहनाने के लिए कहता है। उसके आदमी काली माँ की साड़ी, गहने, चूड़ियां और हार पुष्पा को पहना देते हैं। उसी वक्त बुग्गा की मदद के लिए कुछ और गुंडे वहां आ पहुंचते हैं।
जिनका बॉस पुष्पा को देख बुरी तरह डर जाता है और बुग्गा को कहता है, अबे तू पागल है, तूने साक्षात अपनी मौत यहाँ बुला ली है। जिसके बाद वो और उसके आदमी पुष्पा को बुरी तरह मारकर बेहोश कर अधमरा कर देते हैं और तुरंत उसके हाथ पांव बांध देते हैं, इस डर से कि अगर इसमें आखिरी सांस भी बची होगी तो ये हम सबको मारने का दम रखता है। उसी पल बुग्गा के आदमी कावेरी को बाहर ले आते हैं और उसके साथ पुष्पा की आंखों के सामने बदतमीजी करने लगते हैं। उसी पल काली माता की मंदिर की तरह ही पुष्पा को मात आने लगती है और वो बुरी तरह से हिलने लगता है। जिसके बाद अचानक वो हवा में उड़ते हुए कावेरी के साथ बदतमीजी कर रहे गुंडे पर हमला कर देता है और उसके गले को अपने मुंह से काट कर उसे मार डालता है। इसके बाद जिस तरह से काली माँ ने राक्षसों का संहार किया था, उसी तरह पुष्पा भी अपने हाथ और पांव बंधे होने के कारण भी एक एक करके बुग्गा के आदमियों को बेरहमी से मारने लगता है। इस दौरान वो अपने पैरों और हाथों की रस्सियां भी खोल लेता है। पुष्पा को पूरी तरह से आजाद होता देख बुग्गा और बाकी सभी गुंडे भागने लगते हैं। पुष्पा इनके पीछे पागल शेर की तरह दौड़ पड़ता है और जिसने भी कावेरी को अपने शरीर के जिस हिस्से से छुआ था, उन सब के उन्हीं हिस्सों को पुष्पा काटने लगता है। अंत में सिर्फ बुग्गा और वो गुंडा बचा था जो बुग्गा की मदद करने आया था। पुष्पा को अपनी ओर आता देख वो खुद ही अपना गला काट लेता है। उधर सिद्धप्पा ने केशव को फोन कर दिया था कि वो तुरंत बुग्गा के अड्डे पर पहुंचकर किसी भी हालत में पुष्पा को बुग्गा को मारने से रोके। पुष्पा ने बुग्गा को गले से पकड़ लिया था और उसका गला घोटकर उसे मारने ही वाला होता है कि केशव और पुष्पा के बाकी आदमी वहां पहुंचकर पुष्पा को बुग्गा को मारने से रोकने लगते हैं। लेकिन पुष्पा नहीं रुकता और अपनी कुल्हाड़ी से उसका गला काटने ही वाला होता है कि तभी कावेरी बुग्गा के सामने आ जाती है। पुष्पा तुरंत रुक जाता है। केशव तुरंत बुग्गा को छुड़ाकर उसे वहां से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन अगले ही पल पुष्पा काली माँ के त्रिशूल से बुग्गा को हवा में उठा देता है और त्रिशूल को उसके शरीर के आर पार कर देता है। उसी पल सुब्बा भी वहां पहुंचता है और अपनी बेटी की मौत को देख गुस्से में कावेरी को पकड़ लेता है और पुष्पा को कहता है, तूने मेरे बेटे को मारा, अब मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा और इसके साथ हर दिन अय्याशी करूंगा। अगले ही पल पुष्पा त्रिशूल को सुब्बा की तरफ फेंक देता है, जिससे सुब्बा की भी मौत हो जाती है। अगले दिन प्रताप रेड्डी अपने भाई और अपने भतीजे बुग्गा का संस्कार करता है। उधर मोहनराज पुष्पा के घर पहुंचता है और कहता है कि मैं किस मुंह से माफी मांगू पुष्पा से। मैंने बचपन में ही उससे उसके खानदान का नाम छीन लिया, फिर उसे अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी आने नहीं दिया और उसे कभी अपने भाई का दर्जा नहीं दिया। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अपनी गलती सुधारने के लिए आज मैं अपनी बेटी की शादी के कार्ड छपवा कर सीधा यहाँ आया हूँ। सबसे पहला कार्ड मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। श्रीवल्ली ये कार्ड पुष्पा को दिखाती है और कहती है, देखो पुष्पा, इस पर परिवार के नामों में माँ का नाम, तुम्हारा नाम मुलेटी पुष्पराज और मेरा नाम लिखा है। ये बात सुन पुष्पा फूट फूट कर अपने परिवार के लोगों के साथ लिपट कर रोने लगता है। बचपन से नाजायज होने का कलंक अब उसके सिर से मिट चुका था। उधर प्रताप रेड्डी के पास पुष्पा के सभी दुश्मन अफसोस जताने के लिए पहुंचे होते हैं। जब प्रताप अपने असिस्टेंट को पूछता है कि वो क्यों नहीं आए, उनका असिस्टेंट कहता है वो नहीं आए, लेकिन उनका एक मैसेज आया है। ये एक गुलदस्ता था जिसके बीच में एक शैतानी खोपड़ी वाला बड़ा सा लॉकेट मौजूद था। उधर पुष्पा अपने परिवार के साथ कावेरी की शादी में पहुंचता है, जहां मोहनराज, धर्मराज और पुष्पराज गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। विवाह का समारोह धूमधाम से संपन्न होता है। पूरा परिवार फोटो खिंचवाने लगता है जब वहां पता नहीं कैसे वही गुलदस्ता जो प्रताप रेड्डी के वहां आया था, इस शादी में पहुंच गया था। और अचानक इस गुलदस्ते के बीच में मौजूद लॉकेट की आंखें जलने बुझने लगती हैं और उससे बीप की आवाज आने लगती है। तभी एक अनजान आदमी इस शादी के पंडाल से थोड़ा दूर एक बटन को दबाता है और एक जोरदार धमाका इस शादी के पंडाल में होता है। तो चलिए दोस्तों, पुष्पा 2 की ये कहानी यही खत्म होती है। आखिर कौन था ये अनजान आदमी जिसने शादी के पंडाल में बम ब्लास्ट करवाया? इस सवाल का जवाब अब हमें पुष्पा 3 द रैम्पेज में ही मिल पाएगा। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर ऐसा हुआ है तो हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आप सभी से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।